हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम था मेटलर्जी धातु निष्कर्षण। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम हेमेटाइट अयस्क से आयरन की प्राप्ति पढ़ रहे थे। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने कहा था हेमेटाइट अयस्क से आयरन की प्राप्ति निम्न पदों में करते हैं। पहला पद आपको बताया था मैंने, आपको ध्यान हो तो, चूर्णीकरण। हेमेटाइट अयस्क जमीन से निकला और इससे आयरन की प्राप्ति कर रहे थे। पहला पद चूर्णीकरण मैंने आपको बताया था, जौ क्रशर व स्टाम्प मिल की सहायता से हेमेटाइट अयस्क का चूर्णित कर लेते हैं। फिर उसके बाद करते हैं सांद्रण, और सांद्रण के लिए मैंने बताया था चुंबकीय पृथक्करण विधि की सहायता लेते हैं। उसके बाद हम तीसरा स्टेप पढ़ रहे थे प्रगलन। ठीक है, कार्बन द्वारा अपचयन। मैंने आपको कहा था कि हेमेटाइट अयस्क का प्रगलन एक भट्टी में करा जाता है, बात्या भट्टी में। बात्या भट्टी के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, बात्या भट्टी जो है एक बेलनाकार और लंबी भट्टी है। 30 मीटर इसकी लंबाई होती है, ध्यान है क्या। और इसका व्यास 6 से 8 मीटर होता है। स्टील की बनी होती है। इसके अंदर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। इसमें वायु के प्रवेश व निर्मित गैसों को बाहर निकालने के लिए नलिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें हम ट्यूयर कहते हैं। नीचे धातु होती है, बनती है इसमें, उसके ऊपर धातु मल तैरता रहता है। दोनों के निकास के लिए अलग अलग निकास मार्ग होते हैं। कौन व्यवस्था होती है, ठीक है, ऊपर कौन व्यवस्था होती है जिसमें क्या डाला जाता है। ठीक है, तो हम कौन व्यवस्था में क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं हम अयस्क प्लस, ढंग से सुनना, मतलब बात्या भट्टी में हम क्या डालेंगे, अयस्क डालेंगे। कौन सा, हेमेटाइट, प्लस कोक, क्योंकि प्रगलन पढ़ रहे हो। प्रगलन में कार्बन अपचायक की भूमिका निभाता है। और संग में लेते हैं हम गालक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लड़का कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट गालक थोड़ी है, अभी समझ में आ जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो कौन है, इसके अंदर क्या क्या डाला हमने, तो हम लिख सकते हैं बात्या भट्टी में हेमेटाइट अयस्क 8 भाग, समझना, मतलब 8 भाग तो हेमेटाइट अयस्क का ये मिश्रण है ना पूरा, जो बात्या भट्टी में डाला गया है। प्रगलन करा रहे हैं ना अपन, तो 8 भाग तो कौन सा लेंगे, हेमेटाइट अयस्क, 4 भाग कोक और 1 भाग कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से 8 गुना तो अयस्क, कैल्शियम कार्बोनेट से 4 गुना लेंगे कोक, और ये पूरा मिश्रण इसमें डाला जाएगा। तो बात्या भट्टी में हेमेटाइट अयस्क 8 भाग, कोमा कोक, कोक मतलब कोयला 4 भाग, व कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर कितना भाग, 1 भाग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इस मिश्रण को घान कहते हैं, घान। इस मिश्रण को घान कहते हैं। मतलब हमने जो ये कौन व्यवस्था है, इसमें घान डाला। और घान में क्या क्या चीज है, घान में अयस्क है, घान में कैल्शियम कार्बोनेट है, कोक है। अयस्क कितना है, 8 भाग, कोक कितना है, 4 भाग, व कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 1 भाग। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने बात्या भट्टी को 4 क्षेत्रों में बांटा था। सबसे ऊपर था अपचयन क्षेत्र। बात्या भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ध्यान हो तो लास्ट क्लास में। सबसे पहले अपचयन क्षेत्र था।
फिर उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र था, फिर संगलित क्षेत्र था और लास्ट में दहन क्षेत्र था। तो हम इनकी अभिक्रियाएं भी देखेंगे कि अपचयन क्षेत्र में क्या अभिक्रिया होंगी। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऊपर से आप जो कौन व्यवस्था है उसमें ये मिश्रण डाल देंगे। तो अब हम अभिक्रिया देखेंगे जो बात्या भट्टी में होती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लिखते हैं, इसमें एक हेडिंग डाल लेते हैं, बात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है, बात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, और एक क्वेश्चन फिर ऐसे भी बन सकता है, बात्या भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो बात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बात्या भट्टी में 4 क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? ऊपर जो आता है अपचयन क्षेत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे अपचयन क्षेत्र, जिसका टेम्परेचर बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो 673 से 973 केल्विन। अपचयन क्षेत्र का टेम्परेचर है 673 से 973 केल्विन। तो अपचयन क्षेत्र में होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है। अपचयन क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया होती हैं देखते हैं। पता होगा अपने ने क्या किया। सबसे पहले ऊपर से अपन ने कोक डाला, अयस्क, कोक और कैल्शियम कार्बोनेट डाला। तो जो कोक है वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेगा। कोयला ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बना लेगा। ये 673 से 973 केल्विन पर अभिक्रिया हो रही है। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना है, ये जो हेमेटाइट अयस्क है आपका, हेमेटाइट आपने डाला ही है, इससे अभिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निर्माण करता है FeO, आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 का। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो CO से क्या बनता है? FeO प्लस CO2। ठीक है, मतलब हेमेटाइट अयस्क से कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करती है। ध्यान करो, मैंने एक बार बताया था आपको 1073 केल्विन ताप से कम ताप पर एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या की थी। उस समय कहा था मैंने 1073 केल्विन से कम ताप पर कार्बन अपचायक नहीं होता, अपचायक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन इसका अपचयन नहीं करता है, कार्बन से निर्मित होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हेमेटाइट का अपचयन करती है। ठीक है, तो CO से बना Fe2O3 प्लस Fe और CO बैलेंस कर लो। Fe यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा लेते हैं, या ऐसा कर लो 2 लग गए यहाँ पर। ठीक है, Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर हो गई है टोटल 4 और इधर भी ऑक्सीजन हो गई है 4, एक कार्बन दोनों तरफ है ये। तो इस तरह से ये बन जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद आप आते हैं सेकंड क्षेत्र पर, वो है कौन सा? केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र जो है बेटाओ, इसका टेम्परेचर आपको पता ही है, 1173 से कितना? 1373 केल्विन। में होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे केंद्रीय क्षेत्र में होने वाली अभिक्रियाएं, जिसका टेम्परेचर है 1173 से 1373 केल्विन। ठीक है, इसमें क्या अभिक्रिया होगी? जो ये FeO बना है ना, इसको फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अपचयित करेगी और FeO से बन जाएगा Fe प्लस CO2। मतलब केंद्रीय क्षेत्र में ही हमें आयरन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से देखें, इन दोनों रिएक्शनों को अगर एक साथ देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने Fe2O3 को Fe में अपचयित कर दिया है। क्लियर? देखो ऐसे याद करो, अपचयन क्षेत्र में भाई ऊपर से घान नीचे आ रहा है धीरे धीरे धीरे। ध्यान करो, बात्या भट्टी में वो कौन व्यवस्था में से धीरे धीरे नीचे गिरता है घान, तो अभिक्रिया चलती रहती है। 673 से 973 पर तो ये अभिक्रिया बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी जो Fe2O3 से क्रिया करके Fe और CO2 बनाएगी, फिर FeO से CO क्रिया करके Fe और CO2। तो हमको केंद्रीय क्षेत्र में ही आयरन धातु प्राप्त हो जाती है। अच्छा,
आपने कैल्शियम कार्बोनेट भी लिया था, वो अब एक्टिव हो जाएगा टेम्परेचर 1173 पर पहुंचने से। मतलब केंद्रीय क्षेत्र में ये काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट उच्च टेम्परेचर होने की वजह से अपघटित हो जाएगा और ये बनाएगा CaO प्लस CO2। CO2 गैस निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया जो एक क्षारीय गालक है। ध्यान होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया क्यों गया है? कैल्शियम कार्बोनेट को अशुद्धियां दूर करने के लिए मिलाया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उच्च ताप पर CO बना लिया है, क्षारीय गालक बना लिया है, जो इसमें अम्लीय अशुद्धि होती है SiO2 की, उससे क्रिया कर लेता है। ये क्षारीय गालक, ये अम्लीय अशुद्धि, तो बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट जो धातुमल है। तो इस तरह धातुमल का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो हमने देखी कौन से क्षेत्र की अभिक्रिया, केंद्रीय क्षेत्र की। अब आएगी थर्ड क्षेत्र आता है संगलित क्षेत्र। संगलित क्षेत्र, और जिसका टेम्परेचर दोस्तों आपको याद होगा, शायद मैंने बताया था 1373 से 1573 केल्विन। सही है। तो संगलित क्षेत्र में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो संगलित क्षेत्र में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो देखते हैं। संगलित क्षेत्र में एक सिंपल सी अभिक्रिया होगी, जो कोक होगा, कोक कोयला। भाई कुछ कोयला तो यहाँ खर्च हो चुका है, CO बना चुका है, पर कोयला 4 भाग लिया है हमने। जो शेष कोयला होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है, जगह जगह बन रही है, ये क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेगी। याद रखनी पड़ेगी कि आपको संगलित क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है। और लास्ट में नंबर 4 आया, लास्ट दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? दहन क्षेत्र टेम्परेचर 1573 से अधिक, ठीक है, 1573 से 2173 केल्विन में होने वाली अभिक्रिया है। लास्ट में बात कर रहे हैं हम कौन से क्षेत्र की? दहन क्षेत्र की, कि दहन क्षेत्र में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो थोड़ा ढंग से देखें। देखो कोयला कुछ यहाँ खत्म हुआ, कुछ कोयला यहाँ भी खत्म होगा। यहाँ ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके CO2 बना लेगा। यहाँ तो दहन अभिक्रिया चल रही है, C+O2 CO2 बन गई। और लास्ट में जो कोयला है, अगर कुछ FeO शेष रह गया है तो उससे क्रिया कर लेगा। भाई देखो यहाँ पर FeO बना और यहाँ FeO खर्च हो गया। मान लो कुछ FeO ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ FeO ने CO से क्रिया नहीं करी हो, तो लास्ट में उस FeO से कार्बन क्रिया करके Fe और CO गैस का निर्माण कर लेगा। Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये लिख लिख करके हमें याद करनी होंगी, हमारे पास और कोई विकल्प इनका नहीं है। तो ये हमने देखी बात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं। ऐसी कोई कठिन नहीं है, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले अपचयन क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हेमेटाइट जो आपने लिया है उससे क्रिया करेगी, FeO प्लस CO2 बनेगा। फिर आप आओगे कौन से क्षेत्र पर? केंद्रीय क्षेत्र में। FeO से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फिर क्रिया करेगी उच्च ताप पर, Fe और CO2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट CO प्लस CO2 में विघटित हो जाएगा और ये CO मिट्टी की अशुद्धि से क्रिया करके धातुमल बना लेगा, जो लास्ट में जो धातु बन रही है आयरन उस पर तैरता रहेगा। कार्बन जो कोयला है वो CO2 से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। फिर कार्बन लास्ट में ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके CO2 गैस बनाएगा। कार्बन कुछ FeO रह गया हो तो उससे क्रिया करके Fe प्लस CO बना लेगा। तो जो बातें बट्टी उसमें नीचे नीचे क्या बचा? 2 ही चीज़ तो बची है, तो आयरन धातु या धातुमल। धातुमल ऊपर तैरता रहेगा, आयरन धातु नीचे रहेगी। दोनों के लिए अलग अलग निकास मार्ग इसमें होते ही हैं। आयरन को अलग कर लेंगे, धातुमल को अलग कर लेंगे। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये वो कल का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मेरी बात को आप तसल्ली से सुनना। बात्या भट्टी में जो लोहा बनता है दोस्तों उसको बोलते हैं कच्चा लोहा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब कच्चा लोहा। तो बात्या भट्टी में जो लोहा बनता है, बात्या भट्टी में निर्मित लोहा, जो लोहा बना, कच्चा लोहा कहलाता है। कच्चा लोहा या पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, तो कोई पूछ ले कच्चा लोहा क्या होता है, तो आप सब सिंपल कह सकते हो बात्या भट्टी में निर्मित लोहा कच्चा लोहा कहलाता है, जिसमें 4% कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, भाई कितना भी कार्बन नष्ट हो पर कुछ ना कुछ कार्बन रह ही जाता है, तो इसमें 4% कार्बन व अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि की अपशुद्धियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, बात्या लोहे में, इसमें क्या बोल रहे हैं, बात्या भट्टी में निर्मित जो लोहा है कच्चा लोहा, इसमें 4% तो कार्बन व अल्प मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि की क्या होती हैं, अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आता है तुम्हारे पास दूसरा ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, लोहे के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन एक तरह से। ढलवा लोहा क्या होता है, ये कच्चे लोहे से निर्मित होता है। ठीक है, मतलब कच्चे लोहे को तेजी से ठंडा करने पर, भाई कच्चा लोहा उसमें बनेगा, बात को सुनो मेरी बात, बात्या भट्टी में जो लोहा बनेगा वो पिघला हुआ होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो कच्चा लोहा है। और कच्चे लोहे को तेजी से ठंडा करने पर कार्बन, ठीक है, कार्बन Fe3C, जिसको बोलते हैं सीमेंटाइट, सीमेंटाइट के रूप में विद्यमान होता है। बात को समझना ढंग से, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। अगर दोस्तों आप इसको तेजी से ठंडा करोगे ना कच्चे लोहे को, तो जो आयरन है उससे कार्बन क्रिया करके नहीं Fe3C बना लेगा। भाई कच्चा लोहा है, आपको पता है इसमें 4% कार्बन है, तो कार्बन आयरन से क्रिया करके Fe3C बना लेता है। मतलब कार्बन किसके रूप में विद्यमान होता है उसके अंदर, Fe3C के रूप में। और इस लोहे को, ऐसे लोहे को बोलेंगे हम सफेद कच्चा लोहा। सफेद कच्चा लोहा कहते हैं। क्लियर, इसे सफेद कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें कार्बन Fe3C के रूप में विद्यमान होता है। अच्छा, कच्चे लोहे को अगर आप धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तेजी से नहीं, तेजी मतलब एकदम ठंडा नहीं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करने पर दो अलग अलग कंडीशन है। कच्चे लोहे को अगर तेजी से ठंडा करोगे तो उसमें कार्बन Fe3C के रूप में विद्यमान होगा और हमें प्राप्त होगा सफेद कच्चा लोहा। यदि कच्चे लोहे को आप धीरे धीरे ठंडा करते हो तो धीरे धीरे ठंडा करने में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में विद्यमान होता है। विद्यमान होता है मतलब कार्बन ग्रेफाइट बना लेता है, जो कार्बन का एक अपर रूप है। मतलब जो कार्बन के परमाणु हैं, ध्यान करो, वो ग्रेफाइट का निर्माण कर लेंगे।
अगर आपने तेजी से ठंडा किया तो कार्बन Fe3C के रूप में विद्यमान होगा। अगर आप धीरे धीरे ठंडा करते हो तो कार्बन ग्रेफाइट के रूप में विद्यमान होता है। और इस लोहे को बोलते हैं भूरा कच्चा लोहा। ठीक है, तो कच्चे लोहे भी दो तरह के हो गए, एक तो सफेद कच्चा लोहा और एक भूरा कच्चा लोहा। एक बात और सुनो, जो ढलवा लोहा, मैं इसको गलत बोल गया, इसको बोलते हैं सफेद ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा दो तरह का हो गया, एक सफेद ढलवा लोहा और एक हो गया भूरा ढलवा लोहा। क्लियर है? तो ढलवा लोहा दो तरह का हो गया। कच्चे लोहे को तेजी से ठंडा करने पर तो बनेगा सफेद ढलवा लोहा और धीरे धीरे ठंडा करने पर बनेगा भूरा ढलवा लोहा। एक बात और सुनो, ढलवा लोहे में कार्बन लगभग 3% होता है, जबकि कच्चे लोहे में कार्बन कितना था? 4%। और इसमें कार्बन और घट जाता है कुछ, तो कार्बन लगभग कितना परसेंट होता है? 3%। ठीक है। अच्छा, ये अत्यधिक कठोर व भंगुर होता है। जो तुम्हारा ढलवा लोहा है ना, ये अत्यधिक कठोर होगा पर भंगुर होगा। अगर आप ताकत लगाओगे तो टूट जाएगा, खिल जाएगा। हम लिख सकते हैं यह अत्यधिक कठोर, मतलब तीनों, यह अत्यधिक कठोर व भंगुर होता है। भंगुर होता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं नंबर 3 जो आने वाला है, वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है दोस्तों, ये बनेगा ढलवा लोहे से। ठीक है, पिटवा लोहा ढलवा लोहे से बनता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, पिटवा लोहे में पॉइंट 2 से 0.5% कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन इसमें बहुत कम होता है पिटवा लोहे में। पिटवा लोहे में 0.2 से 0.5% कार्बन उपस्थित होता है। क्लियर? वह अन्य अशुद्धियां भी बहुत कम मात्रा में होती हैं। अन्य अशुद्धि मतलब फास्फोरस, सल्फर वगैरह की, वह अन्य अशुद्धियां भी बहुत कम मात्रा में होती हैं। अन्य अशुद्धियां भी बहुत कम मात्रा में होती हैं। क्लियर? अच्छा, ये बनता कैसे है? ये तो आपको पता ही है, ढलवा लोहे से बनेगा। कच्चे लोहे से ढलवा लोहा। भाई बात्यावट्टी में तो कच्चा लोहा बना, कच्चे लोहे से ढलवा लोहा। ढलवा लोहा भंगुर होने के कारण ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि मान लो इसके सरिये बनाए तो वो टूट जाएंगे ना। सॉफ्टनेस नहीं है इसमें, लचक नहीं है। तो पिटवा लोहा जो होता है, पिटवा लोहे में 0.2 से 0.5% कार्बन प्रेजेंट होता है। वरना शुद्धियाँ भी बहुत कम मात्रा में होती हैं। करते क्या है, ढलवे लोहे को परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं हेमेटाइट गैस के साथ। परावर्तनी भट्टी याद है ना, जो निस्तापन और भर्जन में काम आती है, वो भी यहाँ भी काम में लेते हैं। ढलवे लोहे को परावर्तनी भट्टी में हेमेटाइट अयस्क के साथ गर्म करते हैं। हेमेटाइट अयस्क के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ढलवा लोहे को, बात को समझ लो इन्हें, ये रटे नहीं जाएंगे, समझोगे तो आसानी से याद होंगे। ढलवा लोहे को कौन सी भट्टी में? परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी में हेमेटाइट अयस्क के साथ, हेमेटाइट मतलब Fe2O3 के साथ, हेमेटाइट अयस्क के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं।
देख लो कैसे बनाते हैं पटवा लोहा। ढलवा लोहे को परावर्तनी भट्टी में हेमेटाइट गैस के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन की अशुद्धि, आपको पता ही है पटवा लोहे में कार्बन 0.2 से 0.5% रह गया, जबकि ढलवा लोहे में 3% था। तो जब आप वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन की अशुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है। मतलब जो कार्बन की अशुद्धि है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना करके अलग निकल जाएगी बाहर। वह अन्य अशुद्धियां, जो इसमें अन्य अशुद्धियां फास्फोरस वगैरह की, सल्फर वगैरह की अन्य अशुद्धियां भी अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। अपने ऑक्साइड, जैसे कार्बन तो निकल गई कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, फास्फोरस भी अपने ऑक्साइड के रूप में, सल्फर भी अपने ऑक्साइड के रूप में, अन्य अशुद्धियां भी अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, हमने इसमें हेमेटाइट मिलाया, ध्यान हो तो आपको बात्य भट्टी में, इसमें परावर्तनी भट्टी में हेमेटाइट मिलाया ही है। तो हेमेटाइट जो है वो कार्बन की अशुद्धि से क्रिया करेगा। ठीक है, आपको Fe मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। तो हेमेटाइट इसीलिए लिया गया है ताकि उसमें जो कार्बन की अशुद्धि है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में पृथक हो जाए। यही तो लिखा है मैंने। ढलवा लोहे को परावर्तनी भट्टी में हेमेटाइट गैस के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन की अशुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में पृथक हो जाती है। बैलेंस कर लो, इधर Fe 2 है, इसको इधर 2 लगा लो, Fe 4 है तो यहाँ 4 लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गए इधर 3 दूनी 6 तो यहाँ 6 लगा देते हैं और यहाँ कार्बन के आगे भी 6 लग जाएगा। अरे ऐसे कर लो बैलेंस सिंपल ही, इतना जटिल क्यों बनाओ। यहाँ Fe 2 है तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 लगा देता हूँ, कार्बन 3 है तो यहाँ 3 लगा देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि जो कार्बन की अशुद्धि है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है। इसी प्रकार फास्फोरस की अशुद्धि भी, भाई इसमें फास्फोरस की अशुद्धि है, ये भी Fe2O3 से क्रिया करके, फास्फोरस की अशुद्धि भी Fe2O3 से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेगी, आयरन बन जाएगा और साथ में फास्फोरस भी की अशुद्धि P2O5 का निर्माण कर लेगी जो फास्फोरस का ऑक्साइड है। ठीक है, फास्फोरस की अशुद्धि किसका निर्माण कर लेगी? P2O5 का निर्माण कर लेगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा रहे हैं 6, 12 हो गए तो यहाँ 12P हो जाएगा, 12 फास्फोरस। ठीक है, इधर ऑक्सीजन हो गए कितने? 30 और यह है 3 तो यहाँ 10 लग जाएगा। Fe हो गए कितने? 20 तो यहाँ 20 लग जाएगा। तो इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे। तो आपने फास्फोरस की अशुद्धि को देखा कि वो P2O5 का निर्माण कर लेता है और ये निर्मित P2O5, बात को ढंग से देखना, ये दोबारा Fe2O3 से क्रिया करती है। निर्मित P2O5 दोबारा Fe2O3 से क्रिया करती है और धातुमल बन जाता है P फास्फोरस FePO4, ये धातुमल बन जाता है। ठीक है, तो मतलब धातुमल बन जाता है। जो फास्फोरस है वो P2O5 बना लेता है और P2O5 फिर क्रिया करता है हेमेटाइट से और धातुमल बना लेता है। देखो ये धातुमल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, ये है आयरन ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जो एक क्षारीय गालक है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय गालक, और फास्फोरस है अधातु, इसका ऑक्साइड है ये अम्लीय। ये एक तरह से कौन हो गई? अशुद्धि। तो अशुद्धि और क्षारीय गालक क्रिया करके धातुमल बना लेंगे। धातुमल ध्यान करो, धातुमल सल्फेट, धातुमल फास्फेट या सिलिकेट यौगिक होते हैं। ये है आयरन फास्फेट। बैलेंस कर लो, इसको कर लेना तुम इसको बैलेंस। कुल मिलाकर के FePO4 का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? आयरन फास्फेट धातुमल। अच्छा, तो इस समय क्या हुआ, हमने क्या किया?
हमने पिटवा लोहा दोस्तों बनाने के लिए हमने तुम्हें कौन सा लोहा लिया अपन ने? हमने लिया ढलवा लोहा, उसको परावर्तनी भट्टी में लिया। साथ में हमने हेमेटाइट अयस्क लिया परावर्तनी भट्टी में और उसको गर्म किया वायु की उपस्थिति में। ठीक है, तो जो उसमें कार्बन की अशुद्धि है वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में पृथक हो गई, और उसमें अन्य अशुद्धियां हैं वे भी अपने ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं। जैसे मैंने फास्फोरस का एग्जाम्पल लिया, फास्फोरस हेमेटाइट से क्रिया करके आयरन और P2O5 बना रहा है, और ये अशुद्धि हेमेटाइट से क्रिया करती है और धातु मल का निर्माण कर लेती है आयरन फास्फेट का। अब तुम सुनो मेरी बात, आगे क्या करते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और रुकते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं है पर मैं बता देता हूं। आगे क्या करते हैं, जो लोहा आपके लिए बचता है परावर्तनी भट्टी में, उस लोहे का गोला बनाते हैं और गोला बना करके उसको पीटते हैं। किससे पीटते हैं? बाष्प चलित हथौड़े से। समझ रहे? जो ये लोहा बचेगा ना अब तुम्हारे पास, अशुद्धियां तो बहुत कम हो गई इसमें, इस लोहे को बाष्प चलित गालक से, बाष्प चलित हथौड़े से पीटते हैं। बाष्प से चलने वाले हथौड़े से पीटते हैं इस लोहे का गोला बनाकर। तो जब आप हथौड़े से पीटते हो तो धातुमल बाहर निकल आता है। ये धातुमल बना हुआ है ना उसमें, अंदर लोहे में धातुमल तो मिक्स है, तो ये धातुमल बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको नाम पिटवा लोहा क्यों दिया आप समझ गए होंगे ना। इसे कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पीट करके तैयार किया जाता है। पीटते क्यों है? ताकि धातुमल बाहर निकल आए। तो ये बातें मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा, पहले आप इसे यहां तक कंप्लीट नोट कर लें। हाँ तो दोस्तों, आपने यहां तक नोट कर लिया। अब मैंने इसमें बताया था निर्मित लोहे, लास्ट में कहा था जो ये लोहा बना है किसमें? परावर्तनी भट्टी में। इस निर्मित लोहे की बॉल बनाकर इसे बाष्प चलित हथौड़ों से पीटा जाता है, जिससे धातुमल बाहर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन और लिख लो। चलो यार, क्यों छोड़ो इसे भी, इसमें एक लाइन और लिख लो। पिटवा लोहे में नीचे निर्मित लोहे की बॉल बनाकर, निर्मित लोहे की बॉल बनाकर या गोला बनाकर, निर्मित लोहे की गोला बनाकर इसे किसके द्वारा पीटा जाता है? बाष्प चलित हथौड़े द्वारा। बाष्प चलित हथौड़े द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, हथौड़े द्वारा पीटा जाता है, जिससे धातुमल बाहर आ जाता है। क्या बाहर निकल आता है? धातुमल बाहर आ जाता है। वह हमें पिटवा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से पिटवा लोहा प्राप्त होता है। जब भी तो नाम पिटवा लोहा है, क्योंकि पीट पीट के बना है। वह हमें पिटवा लोहा प्राप्त होता है। क्लियर? तो पिटवा लोहा किस तरह से प्राप्त करते हैं, मैंने पूरी प्रोसेस समझाई, किस प्रकार ढलवा लोहे से हम पिटवा लोहा प्राप्त करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति। उससे पहले आप ऐसा करो, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ये जो शेष पोर्शन रह गया है इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। कर लिया? अब हम देखते हैं आगे। जैसे हमने पढ़ा हेमेटाइट अयस्क से आयरन की प्राप्ति, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CuFeS2। ये मुख्य अयस्क है कॉपर का।
कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति पढ़ोगे कि कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति कैसे करते हैं। जमीन से कॉपर पाइराइट निकला, कॉपर की प्राप्ति कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति निम्न पदों में की जाती है। कॉपर की प्राप्ति निम्न पदों में की जाती है। कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति निम्न पदों में की जाती है। पहला पद वही, क्या करोगे, सबसे पहले जमीन से कॉपर पाइराइट निकला तो सबसे पहले करोगे आप चूर्णीकरण। ठीक है, और वही आप लिख सकते हो कॉपर पाइराइट अयस्क का चूर्णीकरण जो क्रशर स्टाम्प मिल मशीनों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, कॉपर पाइराइट CuFeS2 का चूर्णीकरण। तो भाई जब भी अयस्क, कोई सा भी अयस्क को सबसे पहले चूर्णीकरण ही तो करते हैं। तो कॉपर पाइराइट का चूर्णीकरण जो क्रशर व स्टाम्प मिल की सहायता से किया जाता है। सहायता से किया जाता है। ठीक है, अच्छा, चूर्णीकरण के बाद आप क्या करोगे, सांद्रण, संयोजीकरण, मिट्टी रेत कंकड़ आदि की अशुद्धियां दूर करना। सही है। अच्छा, कॉपर पाइराइट जो है इसका सांद्रण बताओ आप, झाग प्लवन विधि से करेंगे क्योंकि सल्फाइड अयस्क है। सांद्रण की 4 विधियां थी अपने पास, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग प्लवन विधि और निक्षालन। तो हम लिख सकते हैं कॉपर पाइराइट CuFeS2 का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि से किया जाता है, झाग प्लवन विधि द्वारा। जब अब सांद्रण हो गया, फिर सांद्रित अयस्क का किस में परिवर्तन करोगे, थर्ड स्टेप में सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। थर्ड स्टेप यही आएगा। और सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करोगे तो 2 विधियां हैं आपके पास, निस्तापन और भर्जन। यहाँ सल्फाइड अयस्क होने की वजह से हम भर्जन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और भर्जन की क्रिया आपको पता है परावर्तनी भट्टी में होती है, वायु की उपस्थिति में होती है। तो हम लिख सकते हैं कॉपर पाइराइट का, या ऐसे कहूँ कॉपर पाइराइट में सिलिका मिलाकर, सिलिका मतलब मिट्टी मिलाकर, सिलिका मिट्टी मिलाकर, SiO2 मिलाकर इसे परावर्तनी भट्टी में, भाई भर्जन तो परावर्तनी भट्टी में होगी, मिट्टी मिला करके करेंगे। इसमें मिट्टी मतलब अम्लीय गालक। सही है, अम्लीय गालक होता है ना, वे मिला रहे हैं। तो कॉपर पाइराइट में सिलिका मिलाकर इसे परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, जिससे Cu2S व Cu2O का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब बात्या भट्टी में कॉपर पाइराइट से Cu2S व Cu2O का मिश्रण प्राप्त होता है। कौन सी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में, सॉरी। कॉपर पाइराइट से Cu2S व Cu2O का मिश्रण प्राप्त होता है।
जिसे कॉपरमेट कहते हैं। तो ध्यान रखें, कोई आपसे पूछ ले एक लाइन में कि कॉपरमेट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कॉपर पाइराइट से परावर्तनी भट्टी में निर्मित Cu2S व Cu2O का मिश्रण क्या कहलाता है, कॉपरमेट। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आ रही होगी कि कॉपर पाइराइट से ये बना कैसा। परावर्तनी भट्टी में आप ये तो पता चला गया कि कॉपर पाइराइट से इन दोनों का मिश्रण बनेगा, कॉपरमेट बनेगा, पर बात आती है कि ये किस प्रकार बनता है। तो हमें रिएक्शन देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं परावर्तनी भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं, या भर्जन के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, कैसे भी लिख दो। परावर्तनी भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं भर्जन के दौरान। देखो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, किस तरह होती हैं। कॉपर पाइराइट को आप क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। कॉपर पाइराइट को आप वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो, मतलब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म कर रहे हो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक तो Cu2S बनेगा, ठीक है, एक FeS बनेगा और संग में SO2 गैस मुक्त होगी। ये कॉपर ग्लांस है Cu2S। तो जब कॉपर पाइराइट को आप ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम तो Cu2S और FeS बनता है और SO2 गैस मुक्त होती है। यहाँ कॉपर 2 हैं तो इधर 2 लगा देते हैं, इधर आयरन 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा देते हैं। सल्फर टोटल कितने हो चुके हैं, 2, 3 और 1 4। सल्फर इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो चुकी है। तो कॉपर पाइराइट जो है सर्वप्रथम ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके Cu2S, FeS और SO2 गैस उड़ जाएगी। तो Cu2S और FeS का मिश्रण बनाता है, सही है। यहाँ अब आगे देखो क्या होगा, क्लियर है। अब ये जो Cu2S है इसके बाद ये क्रिया करेगा फिर ऑक्सीजन गैस से, जिससे आपको Cu2O मिल जाएगा और संग में SO2 गैस मुक्त होगी। ये नेक्स्ट रिएक्शन है। जो ये कॉपर ग्लांस बना है ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके Cu2O प्लस SO2 बना लेगा। बैलेंस कर लो, कॉपर बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ 4 लग जाएगा, सॉरी यहाँ भी 2 लग जाएगा। हाँ सही है, दोनों तरफ कॉपर हो गई 4, ऑक्सीजन हो गई टोटल 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। एक मिनट, यहाँ सल्फर 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन हो गई 6 तो यहाँ 3 लगा देते हैं। अब इस तरह से बैलेंस हो गई। तो जो Cu2S है ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके Cu2 और SO2 का निर्माण कर लेता है। इसी तरह FeS जो बना है ये भी ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है और ये भी किसका निर्माण कर लेगा, FeO प्लस SO2 का। बैलेंस बिल्कुल इसी तरह से कर लो, 2 3 2 2, ठीक है। मतलब जो कॉपर पाइराइट था वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके Cu2S और FeS का निर्माण कर रहा है। ये दोनों ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके Cu2 और SO2 का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके ऑक्साइड बना रहे हैं। अब एक बात सुनो, ये जो FeS बना ना, ये FeS ऑक्सीजन गैस से तो क्रिया करता ही है, साथ में निर्मित Cu2O से भी अभिक्रिया करता है। बात को सुनना, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, यहाँ तक रिएक्शन आसानी से याद हो जाती है। बात को सुनो, ये दोनों बने तो जो FeS है ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर रहा है, पर इससे पहले ये Cu2S Cu2O में कन्वर्ट हो चुका है। तो FeS ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है, FeS Cu2O से भी क्रिया करता है, Cu2O से भी क्रिया करता है। समझ रहे मेरी बात। जो FeS है ये Cu2O से भी क्रिया करता है और Cu2O को ये Cu2S में कन्वर्ट कर देता है। Cu2O को ये Cu2S में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब बर्तन में क्या क्या है। लड़के ने कहा बर्तन में Cu2S है परावर्तनी भट्टी में, और लड़के ने कहा FeO भी है और
मैंने कहा Cu2O भी है। लड़का कहता Cu2O तो खत्म हो गया ना साहब, Cu2O से नहीं तो इसने क्रिया कर ली। मेरी बात सुनो, बड़ी बहुत बारीक बात चल रही है। जो Cu2O है, FeS दो चीज से क्रिया कर रहा है, O2 से और Cu2O से। तो FeS जब O2 से और Cu2O से दोनों से क्रिया कर रहा है तो पूरे Cu2O से क्रिया नहीं कर पाता है, तो बर्तन में Cu2S और Cu2O का मिश्रण बचता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉपरमेट। अच्छा, अब FeO का क्या बनेगा? अपन ने सिलिका क्यों ली है, उसका उद्देश्य पता चल गया होगा। FeO जो है ये अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि, समझ रहे? इससे सिलिका क्रिया करेगी जो अम्लीय गालक है, अम्लीय गालक है, और FeSiO3 बनेगा आयरन सिलिकेट जो धातु मल है। FeSiO3 जो कौन है? धातु मल, जो तैरता रहेगा कॉपरमेट के ऊपर, उसको हटा लेंगे। तो देखो रिएक्शन थोड़ी कठिन है, एक बार और सुन लो। इन रिएक्शनों को तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। कॉपर पायराइट की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन गैस से कराई, Cu2S और FeS दोनों बने। Cu2S की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन गैस से कराई, Cu2 और SO2, ऐसे FeS की अभिक्रिया दोनों से। अब FeS जो है ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया तो कर रहा है, साथ में FeS Cu2O से भी क्रिया करेगा, तो Cu2S बन गया। अच्छा, ये कंप्लीट Cu2O से क्रिया नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन से भी क्रिया कर रहा है, तो मात्रा इसकी इतनी है नहीं FeS की कि पूरे Cu2O से क्रिया कर लेता है, नहीं कर पाता है। तो Cu2 और Cu2S का मिश्रण बच जाता है, कौन? कॉपरमेट। और FeO है जो धातु मल का निर्माण कर लेता है, जिसको पृथक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें धातु मल मिलता है, जो Cu2 और Cu2S का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कर लिए नोट? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है थर्ड, 3 स्टेप पढ़ चुके हैं। तीसरा स्टेप भर्जन, जो परावर्तनी भट्टे में हुआ और हमें कॉपरमेट मिल चुका है। अब चौथा स्टेप जो है वो है वैसेमरीकरण। फोर्थ स्टेप कौन सा है? वैसेमरीकरण। ये फोर्थ स्टेप है वैसेमरीकरण। वैसेमरीकरण की नाम भैंसमरीकरण याद आ रहा है। वैसेमरीकरण की क्रिया वैसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। मेरे शब्दों को सुनना, वैसेमरीकरण की क्रिया वैसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। ठीक है, वैसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। ये एक भट्टी है, ये भी एक तरह की वैसेमर परिवर्तक। ये तीसरी तरह की भट्टी आई चैप्टर में। ठीक है, पहले आई थी आपकी परावर्तनी, फिर बात्या, और ये वैसेमर परिवर्तक। और वैसेमरीकरण की क्रिया वैसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। वैसेमर परिवर्तक नाशपाती नुमा होता है। वैसेमर परिवर्तक नाशपाती नुमा, नाशपाती जैसी आकृति का होता है, नाशपाती नुमा होता है। ठीक है, इसमें SiO2 और MgO का स्तर लगा होता है। SiO2 व MgO का मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब अम्लीय और क्षारीय गालक दोनों एक संग हैं। SiO2 तो है, आपको पता ही है, अम्लीय गालक, और MgO है क्षारीय गालक का स्तर लगा होता है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो आप ढंग से। बेसेमर परिवर्तक इसमें होता क्या है? इसमें स्वतः अपचयन होता है बेसेमर परिवर्तक में। किसका? कॉपरमेट का। बेसेमर परिवर्तक में जो अपने पास कॉपरमेट बना था ना परावर्तनी भट्टी में, बेसेमर परिवर्तक में कॉपरमेट तो आपको ध्यान है ना, Cu2S और Cu2O का मिश्रण का स्वतः अपचयन होता है। इसका स्वतः मतलब अपने आप, मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात। ये जो अपना पद है ये एक तरह से स्वतः अपचयन वाला पद है, फोर्थ वर्जन के बाद अपचयन। ठीक है, तो यहाँ स्वतः अपचयन होता है। स्वतः अपचयन कैसे होता है? Cu2S और Cu2O ये आपस में ही एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं, किसी भी अपचायक की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे Fe2O3 हेमेटाइट के लिए तो हमने अपचायक लिया था कार्बन, कोक। यहाँ कोई अपचायक नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा कॉपर और SO2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं ताकि SO2 बन सके, और कॉपर हो गए 6। सही है, उच्च ताप पर हो रही है, SO2 गैस बनती है। और ये जो तांबा बनेगा ये फपोलेदार तांबा बनेगा बेटे इसमें। मतलब बेसेमर परिवर्तक में कॉपरमेट का स्वतः अपचयन होता है और तांबा बनता है, और ये तांबा जो बनता है ये बनता है फपोलेदार तांबा। लड़का कहता है इसको फपोलेदार क्यों बोल रहे हैं तांबे को? क्योंकि इस कॉपर में से SO2 गैस निकलती है। ये कॉपर है, इसमें से SO2 गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। SO2 गैस बनती है तो इसके बुलबुले बाहर निकलते हैं, और ये धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। कॉपर फपोलेदार तांबा लिक्विड होता है, ये तांबा जो बना लिक्विड होता है। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा और इसमें से SO2 गैस निकलती है। तो जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये कठोर होता है, ठोस होता चला जाता है। तो इसमें SO2 गैस के जगह जगह बुलबुले बन जाते हैं। जब ये ठोस हो जाता है तो कई जगह SO2 गैस बाहर नहीं निकल पाती है, बुलबुलों को फोड़ नहीं पाती है, तो SO2 गैस बाहर निकलती है। और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो इसमें SO2 गैस के क्या बनते चल जाते हैं? फपोले। तो ये जो तांबा बनता है ये फपोलेदार तांबा बनता है। इसमें फपोलों में SO2 गैस भरी होती है। क्लियर? अच्छा, बेसेमर परिवर्तक का चित्र आ सकता है आपके लिए। बेसेमर परिवर्तक भी स्टील का बना होता है। देखो, बेसेमर परिवर्तक जो होता है ये नाशपाती नुमा होता है, इस तरह का। ठीक है, नाशपाती नुमा होता है। ये तुमने देखा होगा कि जो सीमेंट मिलाने वाला उपकरण आता है ना, देखा है ना वो? अरे यार, सीमेंट, बजरी, रोड़ी आदि को मिक्स करते हैं ना, वो उसी तरह का सिस्टम है पूरा। वो भी तो ऐसे घूमता है, ये भी घूमता है। ये बेसेमर परिवर्तक है। ठीक है, इसमें देखो ये यहाँ से वायु, अंदर गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए इसमें नली लगी होती है नीचे। ये नली किसको प्रवाहित करने के लिए है? गर्म वायु। इनसे इसमें गर्म वायु एंटर करती है नलियों से। ठीक है, और गर्म वायु इसमें से बाहर निकलती है यहाँ से। इस तरह से गर्म वायु बाहर निकलती है। और इसमें जो ऊपर है ये ऊपर भरा जाता है कौन? कॉपरमेट। ऊपर कॉपरमेट भरते हैं, आपको पता ही होगा ऊपर कॉपरमेट भरते हैं। ये बीच में जाली सी लगी हुई है, इसके ऊपर कॉपरमेट को डाल देते हैं जो सॉलिड होता है, ठोस। ठीक है, गर्म वायु इसमें से निकलती है, इसमें नली लगी होती है। गर्म वायु बाहर से आ रही है, नली से निकल रही है बाहर। नीचे धातु मिलेगी, नीचे यहाँ पर ये कॉपर धातु मिल जाती है, फपोलेदार तांबा मिल जाता है। ये स्टील का बना होता है पूरा, स्टील, जिसमें अंदर अस्तर लगा होता है SiO2 व MgO का अस्तर लगा होता है। इसमें अस्तर लग रहा है, और ये अस्तर किसका लग रहा है? SiO2 व MgO का। तो इस तरह का बेसेमर परिवर्तक होता है। ठीक है, ये गर्म वायु अंदर आ रही है,
वायु बाहर निकलती है, ऊपर से कॉपर में डाल जाता है, वो पिघल पिघल करके नीचे कॉपर धातु बना लेता है। अभिक्रिया इस तरह की चलती है। इसमें स्वतः अपचयन की कॉपरमेट आपस में क्रिया करता है, कॉपर बनता है, SO2 गैस उड़ जाती है, कॉपर पिघल करके नीचे आ जाता है। तो इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हो, बुक से बना सकते हो, ज़्यादा बेहतर बनना है तो। क्लियर? इसमें कोई समस्या? तो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो। हाँ, एक बार एक मिनट वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। एक बात और पूछते हैं लड़के, ये साहब ये SiO2 और MgO क्या मतलब है, क्या काम आया? देखो बेसेमर परिवर्तक में देखो, आपको ध्यान होगा कॉपर मेट था, उसमें लास्ट में FeO बना था, जिससे SiO2 ने क्रिया की थी। वो क्रिया यहाँ भी कंटिन्यू चलती है। ये SiO2 इसलिए मिलाया जा रहा है कि अगर इसमें FeO रह गया हो, किसमें? कॉपर मेट में, तो FeO से SiO2 क्रिया करके नहीं FeSiO3 बना ले। और CaO क्यों मिलाया? अगर इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह हो तो उससे ये क्रिया कर ले। ये सॉरी MgO क्यों मिलाया? अगर SiO2 रह रहा हो, SiO2 ध्यान करो, आपने लास्ट में परावर्तनी भट्टी में उसमें FeO बना था और SiO2 डाला था, तब FeSiO3 बना था। अब यहाँ क्या है, MgO इसलिए लिया है कि SiO2 रह रहा हो तो उससे क्रिया करके MgSiO3 बना ले। और अगर FeO की अशुद्धि रह रही हो, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेसेमर परिवर्तक में सिलिका क्यों प्रयुक्त करते हैं, तो अपन कह सकते हैं सिलिका एक अम्लीय गालक है जो क्षारीय अशुद्धि FeO को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बेसेमर परिवर्तक में। क्लियर? तो आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, नोट कर लेना, भले मेरी बात भी लिख लेना। बेसेमर परिवर्तक में उपस्थित बेसेमर परिवर्तक में अम्लीय गालक SiO2 क्षारीय अशुद्धि FeO को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया। समझोगे तो इंटरेस्ट आएगा, रटो नहीं। क्लियर? अब मेरी बात सुनो आप दोस्तों, तो अब इस चैप्टर में लास्ट में हम एक आध वीडियो और बनेंगी, ठीक है? उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर छोटा जरूर, चैप्टर मतलब ये खतरनाक चैप्टर है, ये 2 नंबर का ये, पर बड़ा खतरनाक चैप्टर है दोस्तों। ढंग से पढ़ना, हर चीज़ याद होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इसमें 2 नंबर बहुत बार भारी पड़े जाते हैं। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।